हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एएनसी एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अपन टेस्ट सीरीज का अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? ए क्लाइंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर ए थोरैकोसेंटेसिस। एक पेशेंट है जिसका क्या होना है? थोरैकोसेंटेसिस। द नर्स शुड असिस्ट द क्लाइंट टू विच पोजीशन फॉर द प्रोसीजर। क्या है? एक पेशेंट है जिसका थोरैकोसेंटेसिस होना है, तो उस थोरैकोसेंटेसिस प्रोसीजर के लिए कौन सी पोजीशन पर पेशेंट को लिटाया जाएगा, ये पूछना चाह रहे हो। तो आज का अपना पहला ऑप्शन क्या है? लाइंग इन बेड ऑन द अफेक्टेड साइड। ऑप्शन बी लाइंग इन बेड ऑन द अनअफेक्टेड साइड। ऑप्शन सी सिम्स पोजीशन विद द हेड ऑफ द बेड फ्लैट। ऑप्शन डी प्रॉन विद द हेड टर्न टू द साइड एंड सपोर्टेड बाई ए पिलो। ठीक है, तो थोरैकोसेंटेसिस के लिए अगर किसी पेशेंट का प्रोसीजर होना है तो उसके लिए बेस्ट पोजीशन क्या होगी? लाइंग इन बेड ऑन द अनअफेक्टेड साइड। क्योंकि अगर अफेक्टेड साइड पर पेशेंट को लेटाओगे तो प्रोसीजर कैसे करोगे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? लाइंग इन बेड ऑन द अनअफेक्टेड साइड। ठीक है, इसके लिए अगर आपसे कोई पूछा जाए कि पोजीशन कैसे रखते हैं, तो पोजीशन इसको रखते हैं 30 से 45 डिग्री क्या रखते हैं? एलिवेट रखते हैं। एलिवेट दी हेड। ठीक है, एक पेशेंट है जिसका थोरैकोसेंटेसिस होना है। ठीक है, तो उस प्रोसीजर के लिए कौन सी पोजीशन की जाएगी? अगर इसमें बेस्ट पूछा जाए ना, तो बेस्ट होगा सिटिंग पोजीशन। लेकिन इसमें ऐसा कोई कंडीशन दी नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाइंग इन बेड ऑन द अनअफेक्टेड साइड। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द नर्स क्रिएटेड ए प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट विथ deep vein thrombosis. Which client position or activity in the plan should be included? एक पेशेंट है, वो क्या है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस का है। ठीक है, किसका है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पेशेंट है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी पोजीशन है और कौन सी एक्टिविटी है जो उस प्लान ऑफ केयर में इंक्लूड की जाएगी? ठीक, ऑप्शन ए आउट ऑफ बेड एक्टिविटीज एज डिजायर्ड। ऑप्शन बी बेड रेस्ट विद द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी केप्ट फ्लैट। ऑप्शन सी बेड रेस्ट विथ एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। ठीक है, ऑप्शन डी बेड रेस्ट विद द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी इन ए डिपेंडेंट पोजीशन। ठीक है, तो इसके लिए अगर राइट आंसर पूछा जाएगा तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बेड रेस्ट विथ एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। अब अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को क्यों एलिवेट करते हैं? ठीक है, तो किस लिए करते हैं? टू फैसिलिटेटेड ब्लड फ्लो। ठीक है, बाय द फोर्स ऑफ gravity and also decrease क्या? venous pressure। ठीक है, और ये क्या करता है? ये क्या करता है? which in turn relieve किसके लिए? एडिमा और पेन, या फिर एडिमा एंड पेन। तो पेशेंट क्या है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस का है। ठीक है, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट के लिए क्या करते हैं? जो अफेक्टेड एरिया है उसको क्या करते हैं?
एलिवेट करते हैं, ठीक है। अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं, और बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है पेशेंट को। क्यों करते हैं एलिवेट? उससे क्या होता है, फैसिलिटेट होता है क्या, ब्लड फ्लो। जैसे क्या होता है, अगर उसको एक्सट्रीमिटीज़ को एलिवेट करेंगे तो बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो फैसिलिटेट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इससे क्या होता है, डिक्रीज वीनस प्रेशर भी कम होता है, और क्या होता है, उसका जो पेन है और उसका जो एडिमा है उस एक्सट्रीमिटीज में, वो क्या है, वो भी उससे रिड्यूज होता है, ठीक है। रिलीव या रिड्यूज, ठीक है। समझ में आ गया कि डीप वेन अगर थ्रोम्बोसिस का कोई पेशेंट है तो उसकी उस अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को क्या करते हैं, उसको एलिवेट करके रखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, होप सो ये समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आ रही है तो। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, एक पैसा भी नहीं लगेगा, लगेगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब में भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन उससे मुझे फ़ायदा इतना है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज 1 डे पोस्ट ऑपरेटिव फॉर टोटल हिप रिप्लेसमेंट। एक पेशेंट है, क्या है, जिसका पोस्ट ऑप डे क्या है, फर्स्ट है, पोस्ट ऑपरेटिव है, किसका क्या हुआ है, सर्जरी टोटल हिप रिप्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं THR, ठीक है। अगर किसी का टोटल नी रिप्लेसमेंट है तो उसको बोलते हैं TKR, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम किया होगा तो सर्जरी हो क्या ये, क्या हो क्या ये, THR हो क्या ये, तो उसको बोलते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट, ठीक है। अगर किसी का नी का रिप्लेसमेंट होता है तो उसको बोलते हैं TKR, ठीक है, टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो क्या है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज 1 डे पोस्ट ऑपरेटिव फॉर ए टोटल हिप रिप्लेसमेंट, विच इज द बेस्ट पोजीशन। क्या पूछ रहा है, बेस्ट पोजीशन पूछ रहा है, इन विच द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट। एक पेशेंट है जिसका THR हुआ है, तो कौन सी बेस्ट पोजीशन है उस पेशेंट के लिए जो उसको दी जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए क्या है, हेड एलिवेट लाइंग ऑन द ऑपरेटिव साइड। ऑप्शन बी ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड विद द लेग अबडक्टेड। ऑप्शन सी क्या है, साइड लाइंग विद द अफेक्टेड लेग इंटरनली रोटेटेड। और ऑप्शन डी क्या है, साइड लाइंग विद द अफेक्टेड लेग एक्सट्रीमिटी रोटेटेड, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड। क्या, ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड विद द लेग अबडक्टेड। अडक्टेड नहीं, अबडक्टेड, मतलब लेग जो होंगे वो दूर होंगे, ठीक है। अगर अडक्टेड होता तो ये क्या होता, ये पास होता, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अबडक्टेड है, ठीक है। तो पोजीशनिंग आफ्टर टोटल हिप रिप्लेसमेंट ये डिपेंड करती है किस पे, सर्जिकल टेक्निक पे। सर्जिकल टेक्निक पे, और किस पर डिपेंड करती है, मेथड ऑफ इम्प्लांटेशन पर, ठीक है। किस पर, टेक्निक पे और मेथड ऑफ इम्प्लांटेशन पे, ठीक है। और किस पे, प्रोस्थेसिस पे। किसका इम्प्लांटेशन, प्रोस्थेसिस का, ठीक है। और किस पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर पर, जिसने सर्जरी की है, वो उसने कौन से तरीके का प्रोसेस इम्प्लांट किया है ना, कौन सी तरह की सर्जरी उसने की है, उस पर डिपेंड करती है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं अबडक्शन मेंटेन किया जाता है, लेकिन इसमें फिर भी क्या किया जाता है, अबडक्शन मेंटेन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबडक्टेड। और इसमें किसी में भी अबडक्टेड नहीं है पहली बात तो सेलेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा, अबडक्टेड वाला हो जाएगा। लेकिन इसमें और क्या करते हैं वो आप समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, abduction is maintained
abduction is maintained when the client is in a supine position. ठीक है, और positions on the non-operative साइट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड मिल गया आपको, और क्या मिल गया, लेग अबडक्टेड मिल गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड विद द लेग अबडक्टेड, जब पेशेंट क्या है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट का है। अगर इसमें और कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं तो वो कौन देता है, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है वो क्या करता है, अपने पोस्ट ऑफ नोट्स के अंदर मेंशन करता है कि कौन सी पोजीशन मेंटेन करनी है, मेंटेन दी पोजीशन। अगर कुछ स्पेसिफिक होता है तो वो उसमें पोस्ट ऑफ नोट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। होप सो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन विद रैशनल आपको देखने को मिलते रहें। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको लाइक और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आज का, अगला क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट एंड द फैमिली रिगार्डिंग होम केयर आफ्टर राइट आई कैटरेक्ट रिमूवल। क्या है, एक पेशेंट का कैटरेक्ट का सर्जरी हुई है, कैटरेक्ट रिमूवल हुआ है, तो होम केयर या फिर क्या फैमिली को क्या दे रहे हैं, क्लाइंट और फैमिली को क्या दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन या फिर सलाह दे रहे हैं। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट वुड इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। एक पेशेंट है जिसका क्या हुआ है, कैटरेक्ट रिमूवल हुआ है या कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है, तो उस केस में जब नर्स उसको क्या दे रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो क्लाइंट का ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट वुड इंडिकेट, जो इंडिकेट करता है कि क्लाइंट सारी चीज़ों को समझ गया है। ठीक है, ऑप्शन ए, आई शुड स्लीप ऑन माई लेफ्ट साइड। ऑप्शन बी, आई शुड स्लीप ऑन माई राइट साइड। ऑप्शन सी, आई शुड स्लीप विथ माई हेड फ्लैट। ऑप्शन डी, आई शुड नॉट बियर माई ग्लासेस एट एनी टाइम। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट की क्या हुई है सर्जरी, राइट आई कैटरेक्ट रिमूवल हुआ है। क्या है पेशेंट, राइट आई का कैटरेक्ट रिमूवल हुआ है ना। तो उस केस में राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई शुड स्लीप ऑन माई लेफ्ट साइड। क्योंकि अफेक्टेड साइड में क्या करोगे, अगर अफेक्टेड साइड में अगर लेटोगे तो क्या होगा, एडिमा हो जाएगा, और क्या होगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसको रैशनल समझने की कोशिश करते हैं कि इसका रैशनल अगर ये है तो ये क्यों है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, आफ्टर cataract surgery, the client should not sleep on the side of surgery। ठीक है, या साइड ऑफ बॉडी दैट वाज ऑपरेटेड, जो कि ऑपरेट हुई है। क्यों, टू प्रिवेंट एडिमा फॉर्मेशन
जो मैंने बताया था अभी, एडिमा फॉर्मेशन एंड इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। और द और इसको कौन सी पोजीशन में करते हैं? द क्लाइंट ऑल्सो शुड बी प्लेस इन सेमी फाउलर पोजीशन। ठीक है, सेमी फाउलर पोजीशन में करते हैं। और इससे क्या होगा? इससे होगा कि जिसका जो एडिमा है और जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, और ये चौथा ऑप्शन क्या है? फ्लैट पर नहीं लिटाते हैं, क्योंकि अपन कौन सी पोजीशन में लिटाते हैं? सेमी फाउलर पोजीशन में। फिर क्या लिखा है? आई शुड नॉट बियर माई ग्लासेस एट एनी टाइम। तो कम से कम शुरुआत के 1 वीक ग्लासेस यूज करना चाहिए। ठीक है, और इतना भी नहीं हो तो एटलीस्ट डे 0 और डे 1 इसमें आई ग्लासेस का यूज करना ही चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये समझ में आ गया होगा, होप सो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग ए क्लींजिंग एनीमा। क्या कर रही है नर्स? एडमिनिस्टर कर रही है क्या? क्लींजिंग एनीमा टू ए क्लाइंट विथ फीकल इन्फेक्शन। फीकल मटेरियल को निकालने के लिए बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द एनीमा द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन। क्या पूछ रही है? एक क्लाइंट है जिसको क्लींजिंग एनीमा लगना है फीकल इन्फेक्शन के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले एनीमा को तो नर्स कौन सी पोजीशन में पेशेंट को लेटाएगी? ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? लेफ्ट सिम्स पोजीशन। ऑप्शन बी राइट सिम्स पोजीशन। ऑप्शन सी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेट एट 45 डिग्री। ऑप्शन डी ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एट 45 डिग्री। ठीक है, तो एनीमा के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है? तो बेस्ट पोजीशन होती है लेफ्ट सिम्स पोजीशन। क्या होती है? लेफ्ट सिम्स पोजीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को लेफ्ट सिम्स पोजीशन में लिटाया जाता है सो दैट द एनीमा सॉल्यूशन can flow by gravity। ठीक है, in the natural direction किसका? ऑफ द कोलन। ठीक है, the head of the bed is not elevate in the Sims position। समझ में आ गया? अगर किसी पेशेंट को एनीमा लगना है तो उसको किस में लेटाते हैं? लेफ्ट सिम्स पोजीशन में लेटाते हैं। जिसमें लेफ्ट सिम्स पोजीशन में क्यों लेटाते हैं? तो उससे क्या होता है? ग्रेविटी क्या होती है? मेंटेन होती है। फ्लो ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? मेंटेन होता है। किसका? नेचुरल डायरेक्शन में। किसकी वजह से? किसका? कोलन का, है ना। तो और हेड ऑफ द बेड, जो बेड का हेड होगा उसको क्या करते हैं? एलिवेट नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि
जब एलिवेट कर देंगे तो उसकी जो ग्रेविटी है वो मेंटेन हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में, दिल्ली एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, एनिमा से एक क्वेश्चन पोजीशन को लेके आ ही जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट इज जस्ट रिटर्न टू ए नर्सिंग यूनिट आफ्टर एन अबव नी एम्पुटेशन ऑफ द राइट लेग। क्या है, एक पेशेंट है जिसका एम्पुटेशन हुआ है, अबव नी है, ये ध्यान रखना। क्या है, अबव नी एम्पुटेशन, कहाँ का, राइट लेग का। ठीक है, द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन। तो पोजीशन पूछ रहे हैं कि एक पेशेंट है जिसका अबव नी का क्या हुआ है, एम्पुटेशन हुआ है, तो उसको कौन सी पोजीशन में क्लाइंट को लेटाया जाएगा। ऑप्शन ए प्रोन, ऑप्शन बी रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग, ऑप्शन सी सुपाइन विथ रेजिडुअल लिम्ब फ्लैट ऑन द बेड, ऑप्शन डी सुपाइन विद द रेजिडुअल लिम्ब सपोर्टेड विद द पिलो। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा सुपाइन विथ रेजिडुअल लिम्ब सपोर्टेड विथ पिलो। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुपाइन पोजीशन, और जो बचा हुआ लिम्ब है वो सपोर्ट होगा किसके, पिलो के साथ में। ठीक है, और ये जो लिम्ब को सपोर्ट करते हैं, प्रॉन पोजीशन में नहीं लेटाएंगे, रिवर्स टर्नल में नहीं लेटाएंगे, सुपाइन पोजीशन पे फ्लैट नहीं रखते हैं। ठीक है, पिलो के सपोर्ट के साथ रखते हैं। तो इससे क्या होगा, इसको लिम्ब को क्या करते हैं, जो सपोर्ट देते हैं, तो उससे क्या होता है, सपोर्ट्स ऑन पिलो, किसके लिए, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, फर्स्ट 24 आवर्स कब, आफ्टर सर्जरी। और क्यों करते हैं ये, टू प्रमोट वीनस रिटर्न एंड डिक्रीज एडिमा को कम करने के लिए पिलो का सपोर्ट लिया जाता है फर्स्ट 24 आवर्स के लिए। इससे क्या होता है, वीनस रिटर्न क्या होता है, प्रमोट होता है, और क्या होता है, एडिमा होता है कम। और आफ्टर 24 आवर्स कब, आफ्टर द ये 24 आवर्स का हो गया। फिर क्या करते हैं, आफ्टर दी फर्स्ट 24 आवर्स, द रेजिडुअल लिम्ब usually place flat on the bed। अब इतना मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका मैं रीजन बताऊंगा। फ्लैट ऑन द बेड टू, किसके लिए, रिड्यूस हिप कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है, फिर एडिमा also is controlled by lymph wrapping technique। लिम्ब, ठीक है। अब इससे क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे कुछ पूछे कि एक पेशेंट है जिसका क्या है, अबव नी एम्पुटेशन हुआ है, तो उसको फर्स्ट 24 आवर्स में कौन सी साइड उस पर रखा जाएगा, तो क्या होगा, सुपाइन विथ रेजिडुअल लिम्ब सपोर्टेड विद द पिलो। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए कि आफ्टर 24 आवर्स तो क्या होगा, फ्लैट सरफेस, क्या होगा, फ्लैट सरफेस, ठीक है। और उससे पूछा जाए कि क्यों, ऐसा क्यों रखा जाता है फर्स्ट 24 आवर्स के बाद, तो बताएंगे हिप कॉन्ट्रैक्चर की वजह से, क्योंकि अगर सेम पोजीशन में पेशेंट लेटा रहेगा तो हो सकता है उसको हिप कॉन्ट्रैक्चर हो जाए, ठीक। और फिर बोलेंगे कि अगर आपने ये कर दिया तो फिर एडिमा तो फिर होगा, तो एडिमा को किससे बचाएंगे, एडिमा को बचाएंगे रैपिंग टेक्निक से, ठीक है। उसको रैप करते हैं, उस एरिया को रैप करके रखा जाता है, उससे क्या है, एडिमा प्रिवेंट होता है। और उसमें तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि इसकी जो पोजीशन होगी, इसकी जो पोजीशन होगी आफ्टर सर्जरी, इसकी जो पोजीशन होगी आफ्टर सर्जरी, वो एक एक्सेप्शन ये भी हो सकता है कि सारी चीज़ें फॉलो ना हो, वो क्या हो सकती हैं, एज पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। वो किस में होगा, पोस्ट ऑफ नोट्स में, पोस्ट ऑफ नोट्स में ये लिखा होगा कि इस पेशेंट को कौन सी तरीके की पोजीशन देनी है, अगर कुछ स्पेसिफिक है तो, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाई जा रही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ सीवियर 1, क्या है पेशेंट, सीवियर 1 का है, वो इज शेड्यूल फॉर ए ऑटोग्राफ्ट, एक पेशेंट है जो सीवियर 1 का है और वो क्या किया गया है, ऑटोग्राफ्ट के लिए शेड्यूल किया गया है, टू बी प्लेस्ड ऑन द लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी में क्या है, इसको ऑटोग्राफ्ट हुआ है। द नर्स क्रिएट ए पोस्ट ऑपरेटिव प्लान, नर्स क्रिएट कर रही है क्या, पोस्ट ऑपरेटिव प्लान ऑफ केयर टू द क्लाइंट एंड शुड इंक्लूड विच इंटरवेंशन इन द प्लान, तो कौन सा ऐसा इंटरवेंशन है जो इस प्लान में इंक्लूड किया जाएगा। क्या है पेशेंट, ऑटोग्राफ्ट वाला पेशेंट है, सीवियर 1 हुआ था पेशेंट को, अभी ऑटोग्राफ्ट के लिए शेड्यूल किया गया है, कहाँ पे, लोअर एक्सट्रीमिटी में, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं इस क्वेश्चन में, ऑटोग्राफ्ट है, सीवियर 1 का पेशेंट है, ठीक है, क्या है, ऑटोग्राफ्ट, ठीक है, क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव प्लान ऑफ केयर, फिर क्या है, विच इंटरवेंशन इन द प्लान, कौन सी चीज़ें जो इंक्लूड की जाएंगी इस केस में, तो ऑप्शन ए मेंटेन द क्लाइंट इन ए प्रोन पोजीशन, ऑप्शन बी एलिवेट द इमोबिलाइज द ग्राफ्टेड एक्सट्रीमिटी, ऑप्शन सी मेंटेन द ग्राफ्टेड एक्सट्रीमिटी इन ए फ्लैट पोजीशन, ऑप्शन डी कीप द ग्राफ्ट एक्सट्रीमिटी कवर्ड विथ ए ब्लैंकेट। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलिवेट एंड इमोबिलाइज द ग्राफ्टेड एक्सट्रीमिटी, क्या हो जाएगा, एलिवेट द इमोबिलाइज द ग्राफ्टेड एक्सट्रीमिटी, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको इमोबिलाइज क्यों किया जाता है, इसको इमोबिलाइज 3 to 7 डेज के लिए किया जाता है, 3 to 7 डेज के लिए आफ्टर ऑटोग्राफ्ट सर्जरी, ठीक है। कितने दिनों के लिए, अगर डायरेक्ट पूछा जाए क्वेश्चन तो कितने दिनों के लिए, 3 to 7 डेज के लिए इसको क्या किया जाता है, इसको एलिवेट और क्या किया जाता है, इमोबिलाइज्ड किया जाता है, ठीक है। एलिवेट और इमोबिलाइज आफ्टर सर्जरी फॉर कितने दिन के लिए, 3 to 7 डेज के लिए। और क्या होता है, बाकी डिपेंड करता है डॉक्टर के प्रेफरेंस पे, इन सर्जरियों में डॉक्टर के प्रेफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो किस हिसाब से सर्जरी कर रहे हैं, वो आपको क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपको उसको फॉलो करना है। इसमें क्या होता है कि इसको करने का पर्पज़ क्या होता है, 3 to 7 डेज के लिए क्यों करते हैं, तो दिस पीरियड ऑफ immobilization, this period of immobilization allow the autograft time to adhere,
ये चिपकने के लिए क्या करता है, उसको अलाउ करता है। एंड अटैच टू द वुंड बेड, ठीक है। एंड द एलिवेशन क्यों करते हैं, एंड द एलिवेशन मिनिमाइज क्या करता है, ये एडिमा को मिनिमाइज करता है। समझ में आ गया। अगर कोई पेशेंट है जिसको क्या है, ऑटोग्राफ्ट का पेशेंट है, ठीक है, ऑटोग्राफ्ट का और क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव प्लान ऑफ केयर कर रही है, ठीक है, उस केस में क्या है, कौन सी प्लान ऑफ केयर है जिसको इंक्लूड किया जाएगा, तो एलिवेट द इमोबिलाइज द ग्राफ्टेड एक्सट्रीमिटीज। इसको एलिवेट क्यों करते हैं, ठीक है, एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए। और इसको कितने दिनों के लिए एलिवेट और इमोबिलाइज रखा जाता है ग्राफ्टेड को, 3 to 7 days। समझ में आ गया, ठीक है। द पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन अलाउ द ऑटोग्राफ टाइम टू अदर एंड अटैच्ड टू द वुंड बेड, ठीक है, एंड द एलिवेशन मिनिमाइज द एडिमा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर ए क्लाइंट हु इज रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन परफॉर्म्ड थ्रू द फ्यूमरल वेसल्स के थ्रू में क्या किया गया है कि कार्डियक कैथेटराइजेशन किया गया है। द नर्स चेक द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन and plan to allow which client position position or activity after the procedure। एक पेशेंट है जिसको कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है फीमोरल वेसल्स के थ्रू, ठीक है, फीमोरल वेसल्स के थ्रू। तो नर्स ने चेक कर लिया क्या, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर का प्रिस्क्रिप्शन, और उसको देखने के बाद प्लान टू अलाउ, उसके बाद अलाउ कर रही है विच क्लाइंट पोजीशन, कौन सी क्लाइंट की पोजीशन होनी चाहिए या होगी, और कौन सी एक्टिविटी अलाउ होगी। तो वो सारी चीज़ें क्या क्या होंगी वो इसमें पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए बेड रेस्ट इन हाई फाउलर पोजीशन, ऑप्शन बी बेड रेस्ट विथ बाथरूम प्रिविलेज्ड ओनली, ऑप्शन सी बेड रेस्ट विथ हेड एलिवेशन एट 60 डिग्री, ऑप्शन डी बेड रेस्ट विथ हेड एलिवेशन नो ग्रेटर देन 30 डिग्री, ठीक है। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बेड रेस्ट विथ हेड एलिवेशन नो ग्रेटर देन 30 डिग्री, ठीक है। क्या होगा, 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 30 डिग्री से ज़्यादा अगर होगा तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री से ज़्यादा इस पेशेंट को अलाउ ही नहीं करेंगे, क्योंकि फिर क्या होगा, इसको कहाँ से किया गया है, फीमोरल वेसल से, तो प्रेशर बनेगा 30 डिग्री से ज़्यादा पकड़ करेंगे तो वीनस प्रेशर बनेगा फीमोरल साइड पे, और वहाँ से ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसको क्या करेंगे, बेड रेस्ट पर रखेंगे, हेड एलिवेट करेंगे, और किससे ज़्यादा नहीं करेंगे उसको, ग्रेटर देन 30 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है, जनरली इस पेशेंट में क्या किया जाता है, आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन एक्सट्रीमिटी जो पेशेंट होती है, इनटू बेस द कैथेटर वाज इंसर्टेड या कैप्ट, अगर किसी को रखा गया है तो उसको क्या करते हैं, 4 to 6 आवर्स के लिए स्ट्रेट रखा जाता है। उस एरिया को क्या रखा जाता है, उस एरिया को 4 to 6 आवर के लिए स्ट्रेट रखा जाता है, ठीक है। और क्लाइंट को बोला जाता है कि कम से कम 4 से 6 घंटे आपको इसी पोजीशन में लेटना है, 4 to 6 आवर्स, ठीक है, स्ट्रेट रखा जाता है। मेंटेन करने को बोला जाता है बेड रेस्ट को 4 से 6 घंटे के लिए, ठीक है, और डिपेंड करता है डॉक्टर के प्रेफरेंस के ऊपर। और उसके बाद क्या करते हैं, उस पेशेंट को मोबिलाइजेशन को अलाउ किया जाता है, ठीक है, 4 से 6 घंटे के लिए उसको सेम पोजीशन में रखा जाता है, उसका मोबिलाइजेशन
थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि उसको ब्लीडिंग ना हो जाए, क्योंकि इंसर्शन साइड में जब भी अगर कोई भी कैथेटर डालते हैं तो उसमें बहुत सारा हेपरिन दिया हुआ होता है, तो उसकी वजह से क्या है, और आर्टेरियल प्रिक होता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि उसको ब्लीडिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उसको प्रेशर बैंडेज किया जाता है। पहले तो जिस जगह पर इंसर्शन किया गया था, जो कार्डियक कैथेटर जिस साइड से डाला गया था वहाँ पर प्रेशर बैंडेज किया जाता है। प्रेशर बैंडेज के बाद भी उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है उसकी मोबिलिटी को, जिससे क्या हो कि जो प्रेशर बैंडेज लगाया हुआ है वो मोबाइल ना हो, है ना। तो अगर वो मोबाइल होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसको पेशेंट को क्या हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो उसको उसकी जो एक्टिविटी है उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बेड रेस्ट विथ हेड एलिवेशन नो ग्रेटर देन 30 डिग्री। बाकी और क्या है, 60 डिग्री पर नहीं रखते हैं, ठीक है, बाथरूम के लिए अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। बेड रेस्ट विद बाथरूम प्रिविलेज, पेशेंट को 4-6 घंटे तो कुछ नहीं करते। बेड रेस्ट विद हाई फॉलोअर पोजीशन, वही 60 डिग्री 45 से ज़्यादा हो गया, है ना, तो ये भी नहीं करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेड रेस्ट विद द हेड एलिवेशन नॉट ग्रेटर देन 30 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब into a client. The nurse should place the client in which position for insertion? Option A right side, option B low Fowler position, option C high Fowler position, option D supine with the head flat। ये आंसर सबको पता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें डालने की वजह है, इसको डाला गया है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक पेशेंट है जिसको क्या डालनी है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, इसकी जगह राइस ट्यूब बोल सकते हैं, आरटी बोल सकते हैं ना, कुछ भी बोले, वो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब ही है। सॉरी। द नर्स इज प्रिपेयरिंग फॉर इंसर्ट ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टू ए क्लाइंट। द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन फॉर इंसर्शन। एक पेशेंट है जिसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी है, तो डालने के लिए कौन सी पोजीशन पेशेंट की मेंटेन की जाएगी, ठीक है, ये पूछना चाह रहे हैं, बेस्ट पोजीशन। ऑप्शन ए राइट साइड, लो फाउलर, हाई फाउलर, ऑप्शन डी सुपाइन विद द हेड फ्लैट। तो राइट आंसर क्या होगा, हाई फाउलर पोजीशन, ठीक है। हाई फाउलर पोजीशन क्यों करते हैं, या तो ड्यूरिंग इंसर्शन, ऑफ एनजी ट्यूब the client placed in high Fowler position या फिर सिटिंग पोजीशन, क्यों, टू फैसिलिटेड इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब, ठीक है। और इससे क्या होता है, फाउलर पोजीशन देने से टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पल्मोनरी एस्पिरेशन। और पल्मोनरी एस्पिरेशन कब हो सकता है, डालने के दौरान, या हो सकता है कि पेशेंट कोऑपरेटिव ना हो, है ना, तो क्या हो सकता है, क्लाइंट को क्या हो सकती हैं, ठीक है, ये कब हो सकता है, इफ़ द क्लाइंट वॉमिट। ट्यूब डालने के टाइम पे हो सकता है कि पेशेंट को क्या हो जाए, वॉमिट हो जाए, तो इससे क्या होगा, अगर फाउलर पोजीशन में होगा तो उससे क्या होगा, पल्मोनरी एस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भी इसको ये वाली पोजीशन को दिया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, ग्रेविटी मेंटेन होती है, और जो तो वो क्या करती है, उससे फैसिलिटेट करती है किसको, एनजी ट्यूब के इंसर्शन को। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच फॉर watching MCN। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन का एक एक रेसलन मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आने वाले एग्जाम में आपको काम आएगा, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।